ध्यान से सुनो। अब तुम इधर जा रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, 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 तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, और अब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो आगे तो तुम उल्टी डायरेक्शन में बढ़े ना, तो अब जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस में होगा, नेगेटिव। तो मैं सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब मैं सेम रिवर्स पाथ फॉलो करूंगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो पढ़े काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, पर काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं देखते कि मोशन किस वजह से हो रहा है। लाइक ये बॉडी रेस्ट पे है, तो ये मोशन में कब आएगी, जब इस पर फोर्स लगेगा, जब इस पर क्या लगेगा। तो हमें ये नहीं देखना, हमें इसका कॉज नहीं देखना कि ये मोशन में क्यों आई है, बस मुझे इसके मोशन के बारे में पढ़ना है। मतलब जब ये मूव कर रही है तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। समझ आ गया, तो लिखो द स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन without considering its cause, without considering its cause। ठीक है, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मुझे मोशन के बारे में पढ़ना है, पर इसमें उसके कॉज के बारे में मैं अभी ध्यान नहीं दूंगी, कॉज के बारे में नेक्स्ट ध्यान देंगे। समझ गए ना मेरी बात। चलिए, अब क्योंकि मैं मोशन के बारे में बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। सही कह रही हूँ, है ना। सबसे पहले मेरे दिमाग में दो ही तो बातें आएंगी, एक कौन सी बात आएगी, रेस्ट, और एक क्या बात आएगी, मोशन। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। चलो, रेस्ट क्या होता है कि मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम स्पेंड हो रहा है ना। जैसे अभी मैं कौन सी कंडीशन में हूँ, रेस्ट, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ साथ। मोशन क्या होता है, अब मैं मोशन में हूँ क्योंकि अभी मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। पर ये डेफिनेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एक और वर्ड आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो भी लिखवाऊंगी, पहले एक बात समझते हैं। चलो, हम लोग ना बस में हैं, ठीक है, ये मेरी बस है। अब इस बस के अंदर मैं बैठी हूँ, चलो नाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल राम, और इस बस के अंदर एक और बच्चा बैठा है, ठीक है ना, श्याम, और बाहर ग्राउंड पर ज़मीन पे खड़ा कर देते हैं मोहन को, ठीक है। बेचारे का फेस ही कट गया चलो, ये कहाँ पर है, ग्राउंड पर, ठीक है, ओके। अब बस चलने लग गई, ठीक है, बस चल रही है। अब मैंने ना राम से पूछा कि श्याम रेस्ट पे है या मोशन में है, तो वो क्या बोलेगा, भाई रेस्ट पे, तुम भी कार में, मैं भी कार में, कार चल रही है पर हम दोनों कार में हैं। और मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारे लिए मैं कौन सी कंडीशन में हूँ, तो तुम्हारे लिए तो मैं रेस्ट पे ही रहूँगी ना। मैं, हम लोग यहाँ से कितनी भी दूर चले जाए पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या रहेंगे, रेस्ट। सही है ना। लेकिन अब मोहन से पूछा जाए कि मोहन तुम बताओ शाम कौन सी कंडीशन में है, तो उसके लिए तो बस दूर जा रही है ना, वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि शाम कौन सी, कहाँ पर है, मोशन में। तो रेस्ट और मोशन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब ऑब्जर्वर जो है ना, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, जो महसूस करेगा, जो बताएगा, तो जो ऑब्जर्वर है ना वो किस जगह से देख रहा है। सही है ना। देखो, इस बंदे के लिए ये कौन सी कंडीशन में, रेस्ट में, इस बंदे के लिए ये कौन सी कंडीशन में है, मोशन में। तो आपका जो रेस्ट और मोशन होता है ना, जो आपका रेस्ट और मोशन है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी वो होती है जो सबके लिए एक जैसी हो। रेस्ट और मोशन क्या इन दोनों के लिए सेम है। अगर तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं कौन सी कंडीशन पे हूँ, रेस्ट पे। जो ट्रेन के बाहर है उसके लिए मैं कौन सी कंडीशन में हूँ, मोशन में हूँ। तो फिर एक ही चीज़ को दो अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग तरीके से बता रहे हैं,
तो ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है जो सब के लिए एक जैसी होती है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो जब भी आपको रेस्ट और मोशन डिफाइन करना होता है तो वो आप करते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है। जैसे कि यहाँ पर शाम, राम बता रहा है, राम देख रहा है शाम को, तो शाम रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? राम। तो आपको ऐसे बोलना पड़ता है कि रेस्ट पे है तो किसके रिस्पेक्ट में है, मोशन में है तो किसके रिस्पेक्ट में है। तो आप क्या बोलेंगे? शाम मोहन के रिस्पेक्ट में मोशन में, शाम राम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। समझ आ गया? तो जब भी कोई भी चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम करती है तो वहाँ विद रिस्पेक्ट टू बताना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते आप रेस्ट पे हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते आप मोशन में हो। आपको बताना पड़ेगा आप रेस्ट पे किसके रिस्पेक्ट में हो, आप मोशन में किसके रिस्पेक्ट में। आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो तो पहले लिख लो जल्दी से। देखो पहले तो याद रखना, पहले ऐसे नोट करके ऊपर लिख लो, नोट करके रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, आर रिलेटिव। अभी मैंने बताया ना एब्सोल्यूट नहीं है ये, एब्सोल्यूट होता है जो सब के लिए एक जैसा होता है। ये क्या है? ये रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है ना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक। टाइम रिलेटिव टर्म है, हाँ। एक ऐसी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। वैसे अभी तुम लोगों के लिए टाइम रिलेटिव नहीं है, बट एक्चुअली में टाइम रिलेटिव है ना, तो वो देखेंगे। बट आप समझ रहे हो मैं बोलूँ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में है। अब पहले रेस्ट की डेफिनेशन लिख लो, लिखे लिखो। देन इफ पोजिशन, ये लिखो, इफ पोजिशन डज नॉट चेंज, if position does not change with time, does not change with time, then object is in rest, then object is in rest, but in relative term, but in relative term। समझ गए मेरी बात? ऐसे मोशन के बारे में लिख लो। इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम, चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम, बट इन रिलेटिव टर्म, देन बॉडी इज इन मोशन। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो अपनी और यहाँ पर लिख लो ऐसे, ठीक है। क्या लिखेंगे? शाम इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू राम, ठीक है। मैंने बोला कि शाम रेस्ट पे है, पर किसके रिस्पेक्ट में वो मुझे बताना है, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। बच्चों बार बार विद रिस्पेक्ट टू लिखने के लिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, WRT, विद रिस्पेक्ट टू। समझ गए मेरी बात? हाँ नहीं, ऐसे लिख लेना, वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, मोहन, सॉरी शाम को ही बताना है। शाम इज इन मोशन, शाम is in motion with respect to राम, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया, शाम रेस्ट पे है, राम के रिस्पेक्ट में। शाम क्या है? मोशन में है, सॉरी मोहन के रिस्पेक्ट में है ना, मोहन ग्राउंड पर है। समझ आ गई मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। एम ठीक जी, समझ आ गया। तो शाम इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्योंकि ये दोनों ही कार में है। राम बस
राम के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पे? राम के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बस। सही है ना? राम बस से में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। और मोहन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। ठीक है, मोहन ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा है। सही है ना मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में FOR लिखेंगे। ठीक है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर राम इज बस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मोहन, मोहन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। ठीक है बच्चों, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिपीट करूँ क्या? चलो एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो एक प्लेस होता है जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। तो राम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? बस से। और मोहन कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? ग्राउंड से। तो लिख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट प्लेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर observe the motion, observe the motion of body। डन? समझ आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। करेक्ट? चलिए पहला टाइप ऑफ मोशन क्या है? 1D, 1 डायमेंशनल। फिर क्या होगा? 2 डायमेंशनल। और फिर क्या होगा? 3 डायमेंशनल। तो टोटल कितने टाइप्स के मोशन होते हैं हमारे पास? 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल, देन 3 डायमेंशनल। चलिए 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा? व्हाट इज 1? जब स्ट्रेट लाइन पर किसी चीज़ का मोशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए कुछ बच्चे ये सोचते हैं जब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो। मैं एग्जांपल देती हूँ 1,0, 3,0। सही है, स्ट्रेट लाइन का मोशन है ना? ठीक, ये 1D है क्या? है 1D। यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू चेंज हुई, y एक्सिस की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं हुई है ना? अब मान लो कि पहले कोई पार्टिकल यहाँ पे था, फिर पार्टिकल इधर पहुँच गया। अब देखो x एक्सिस भी चेंज हो रहा है, y एक्सिस भी चेंज हो रहा है। तो क्या ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है? यस, ये भी 1 डायमेंशनल है तो स्ट्रेट लाइन ही। तो अब ये मत सोचना कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होने पर ही 1 डायमेंशन होता है, ये गलत है। देखो 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब है बस एक स्ट्रेट लाइन पे चलना। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? जैसे कि आप एक वायर लो, है ना, और आप चींटी को उस पर चलाओ, ऊपर ऊपर चींटी चलती रहेगी, ऊपर ऊपर चलती रहेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन पर मोशन होगा ना। तो वो कैसा मोशन होगा? 1 डायमेंशन। आप अपनी ट्रेन ले लो, अगर ट्रेन स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, ट्रेन को कैसे पाथ पे चलना चाहिए? स्ट्रेट। तो कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो वो कौन सा मोशन होता है? 1 डायमेंशनल मोशन। हम क्या करते हैं, आपके बाइक, कार, इन सबको 1 डायमेंशनल मोशन अज्यूम करते हैं जब वो स्ट्रेट चल रही होती है। ठीक है, जब वो टर्न लेंगी ना तब 1 डायमेंशनल मोशन नहीं रहेगा। हाँ जी, जब आपने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी हुई है, जैसे चींटी है, हाँ, टेबल पे एक सामने वायर है, उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है। हाँ, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, स्ट्रेट। स्ट्रेट। हाँ, समझ गए ना मेरी बात? लिखो 1 डायमेंशनल। when body moves in a straight line, then this motion is 1 dimensional. चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बॉल को ऊपर से नीचे फेंक दिया, क्या 1 डायमेंशनल है? सीधी सीधी नीचे आएगी ना। तो लिखो एग्जांपल, देन बॉल इज ड्रॉप्ड
when ball is dropped from some height. When ball is dropped from some height. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. The motion of train in straight path. The motion of train in straight path. ये बात याद रखना, सीधी लाइन वाला वन डायमेंशनल है. कोऑर्डिनेट पे मत जाना कि कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ही वन डायमेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है. एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे तो भी वन डायमेंशन है. समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की. टू डायमेंशनल मोशन होता है प्लेन में. किस में होता है? प्लेन क्या होता है? किन्हीं भी दो एक्सेस को मिला के जो मिलेगा. भाई आपके पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? एक्सेस होते हैं. एक्स एक्सेस, एक क्या होता है? वाई एक्सेस, और एक कौन सा होता है? जेड एक्सेस. सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? एक्स वाई जेड. सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? है ना? जो आप लोग ऐसे ही तो लिखते हो. एक मिनट देखना, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या? वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ. तो आपका जो वेस्ट और ईस्ट है ये कहाँ पर आ गया? एक्स एक्सेस पर आ गया. हाँ बस ये वाली बात है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस. सही बात है ना? है ना? एक्स एक्सेस. सही है. अब बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की. नॉर्थ साउथ ये कहाँ पर आएगा? वाई एक्सेस पर आएगा. बस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. एक होता है अपवर्ड, एक क्या होता है? डाउनवर्ड. वो हो जाएगा जेड एक्सेस. समझ गए? कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. अपना रूम लो और रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो. अब इस रूम की ये क्या कहलाएगी? एक्स एक्सेस. ये क्या कहलाएगी? वाई एक्सेस. और ये क्या कहलाएगी? जेड एक्सेस. समझ गए मेरी बात? जब हम वो x y z को लिखेंगे मतलब कोई स्पेसिफिक तरीका है कुछ भी कहीं? नहीं, हो तो कुछ भी सकता है पर ये स्टैंडर्ड है. किधर है? इधर वाई इधर जेड. ठीक है? हो तो कुछ भी सकता है. हो तो ये भी सकता है. बस इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड. बस 90 डिग्री का एंगल हो. है? पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. चलिए अब देखिए, मैंने बोला एक्स वाई जेड, है ना? अब किन्हीं भी दो को मिला लो, एक्स और वाई को मिला के ये वॉल मिलेगी क्या? तो ये वॉल मेरा एक प्लेन हो गया. ये क्या है? वाई. ये क्या है? जेड. तो ये वाली वॉल मिली क्या? तो ये वॉल मेरा क्या बन जाएगा? एक प्लेन. समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? तो जब मोशन एक प्लेन में होता है, जब मोशन किस में होता है तो वो कौन सा हो जाता है? टू डायमेंशनल मोशन. मैंने एग्जांपल दिया था. आप एक चींटी लो और उस चींटी को एक टेबल पे चला दो. तो ये टेबल क्या है? एक प्लेन है. तो आपकी जब चींटी इस टेबल पे चलेगी तो कौन सा मोशन हो जाएगा? मोशन इन अ प्लेन. समझ गए? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो सर्कल कहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने? इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे. ये ब्लैक बोर्ड का क्या है? प्लेन. और ये मोशन किस में है? बोर्ड के प्लेन पे. तो ये कैसा हो गया? टू डायमेंशनल मोशन. समझ गए? मैं एक पत्थर लूँगी और उस पत्थर को तुम्हारी तरफ फेंकूंगी तो पत्थर ऐसे जाएगा ना, ऐसे. आप इसे बाद में क्या कहोगे? प्रोजेक्टाइल. क्या कहोगे आप इसे? ठीक है ना? तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना वो भी एक प्लेन में होता है. तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? टू डायमेंशनल. आगे समझ में? तो लिखो मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन इज टू डायमेंशनल मोशन. मोशन in a plane is two dimensional motion. Example, circular motion and projectile motion. इसके बारे में ना हम आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. इस चैप्टर में तो मुझे तुम्हें वन डायमेंशनल पढ़ाना है, फिर हम लोग टू डायमेंशनल पढ़ेंगे. ठीक है? अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की. थ्री डायमेंशन होता है स्पेस में. जैसे मॉस्क्यूटो को इस रूम में उड़ने के लिए कह दो तो वो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में कहीं पर भी उड़ जाएगा. तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा? 3D. समझ गए? तो ये कहाँ पर होता है? स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्पेस. समझ आ गया? जैसे साउंड वेव्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं. 3D. सही है? लिखो मोशन इन अ स्पेस. मोशन इन अ स्पेस. Motion in a space is three-dimensional motion. Example, mosquito motion और bird motion. ठीक है? चलिए
ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। अच्छा, हमारे 11th क्लास में सिर्फ 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन सिलेबस में नहीं है। अब करते हैं एक्चुअली 11th क्लास की स्टडी शुरू। अभी तो मुझे ये नॉलेज देनी थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। आपको बहुत सारी बातें पहले से पता है और मुझे बहुत सारी अच्छी बातें बतानी हैं। चलिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शुरू करें। देखो, कोई एक बॉडी थी, मान लो राम था। वो पहले अपने घर से, ठीक है, ये उसका घर है, वो एक शॉप पे गया और उसके बाद वो अपने स्कूल पे पहुंचा, ठीक है। मान लो पहले उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अपने घर से स्कूल तक जाते हुए उसने कैसे पाथ ट्रेवल किया? पहले वो शॉप पे गया और फिर कैसे गया? स्कूल पे। तो उसने एक्चुअली में कितना पाथ ट्रेवल किया? कितना पाथ? 15। दिस प्लस दिस, दैट्स एक्चुअल पाथ, दैट इज डिस्टेंस। पढ़ा ना 9th क्लास में, जब कोई बॉडी एक्चुअल पाथ फॉलो करती है उस एक्चुअल पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। समझ गए? अब देखो ज़रा, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये बी पॉइंट है, ठीक है। अभी वो ऐसे गया, ज़रूरी ऐसे ही जाएगा? ऐसे भी जा सकता है, कहीं दूर से कहीं पर भी घूम के आए, ऐसे भी जा सकता है। अब मान लो कि ये मेरा पाथ 1 है, ये मेरा पाथ 2 है, मान लो ये मेरा पाथ 3, सही है। वो ऐसे गया, हो सकता है ऐसे करके जाए, कैसे भी घूम के जाए। तो जितना भी पाथ उसने ट्रैवल किया है, जब आप उसे जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, राइट? सही कह रही हूँ? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। अब देख रहे हो, ए में थोड़ा सा छोटा है, सेकंड वाले में थोड़ा ज़्यादा हो गया और थर्ड वाले में तो बहुत ज़्यादा हो गया। सही है, गलत है? तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो रियल में पाथ ट्रेवल करा, दैट्स डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ। डिस्प्लेसमेंट को इस पाथ से मतलब ही नहीं है, उसे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कैसे घूम के जा रहे हो। उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप इनिशियली कहाँ थे और आप फाइनल कहाँ पहुँच गए। तो आप लोग इनिशियली कहाँ पे खड़े हो? ए पर, और आप लोग फाइनली कहाँ पे पहुँच गए? बी पर। तब आप इसे एक स्ट्रेट लाइन से मीट कर दो, तब आप इसे क्या करो? स्ट्रेट लाइन से मीट कर दो। तो जब आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मीट कर देते हो तो वो सबसे छोटा पाथ होता है। आप ए और बी के बीच में और कोई छोटा पाथ बना नहीं सकते, ये सबसे छोटा पाथ है। तो किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच में अगर शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करना है ना, तो उन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से मिला दो। समझ गए मेरी बात? वो क्या कहलाता है? शॉर्टेस्ट पाथ। और उसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली जो पाथ किया उसका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है? इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? तो आप मान लो राम था, वो पहले शॉप पे गया, फिर वो स्कूल पे गया, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ है 5 + 10, तो एक्चुअल पाथ कितना हो गया? 15 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? वो स्टार्टिंग में कहाँ था, वो फाइनल में कहाँ था, उसे मीट कर दो, स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जिसे किससे निकालना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। सही है ना? तो अगर मैं ए बी को निकालूंगी तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इट्स 225 + 100, ये ए बी का स्क्वायर है। तो मेरे पास ए बी कितना आ जाएगा? √125। दैट्स द डिस्प्लेसमेंट।
समझ आई मेरी बात? रिपीट करना है क्या? समझ आ गया? अच्छा, एक बात यहाँ पे समझते हैं एक और। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितने हो सकते हैं? कितने भी टाइप के डिस्टेंस हो सकते हैं ना। मैं यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे रास्ते लगा सकती हूँ, इतने सारे कि मैं ड्रॉ भी ना कर पाऊँ। भाई 3 बनाई है मैंने, ऐसे भी जा सकती हूँ मैं, ऐसे भी जा सकती हूँ मैं, मेरा कैसे भी मन है मैं कैसे जा सकती हूँ। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तो कितने भी हो सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक ही होता है जो उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाने पे मिलता है। समझ आ गई मेरी बात? अच्छे से क्लियर हो गई? रिपीट करें तो आप लोगों ने ऐसे टेबल बना लो, इधर डालो डिस्टेंस, इधर डालो डिस्प्लेसमेंट। मैं एक एक करके सारे पॉइंट समझाती रहूँगी, ठीक है? लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखो डिस्टेंस। डिस्टेंस में लिखना है द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ covered by object, the actual path covered by object is called distance, is called distance, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट में लिखो the shortest path, the shortest path covered by object, the shortest path, ये लिखो the shortest path between initial and final point, the shortest path between initial and final point is called displacement. Done? Displacement क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, और वो रास्ता आप हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन two points may be infinite, the distance between may be, हाँ can भी कह सकते हो, होते ही हैं तो। the distance between two points can be infinite, can be infinite, can करो हाँ नंबर ऑफ डिस्टेंस, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ डिस्टेंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। अब इधर लिखो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है displacement between two point, displacement between two points is a unique value, सही गलत? the displacement between two point is a unique value, ये एक यूनिक वैल्यू है, एक ही होगी। समझ आ गया? दोबारा से रिपीट करूँ क्या? अच्छे से समझ आई मेरी बात? चलो अब देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना, पढ़ो हाँ, ये देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है? मैं ऐसे जा रही थी, मैं ए से बी की तरफ जा रही हूँ, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज डिक्रीज ज़ीरो, इंक्रीज। मैं ओ ए से बी की तरफ जा रही हूँ तो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ रहा है, मेरा पाथ इंक्रीज होता जा रहा है। सही है ना मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने ना बी से ए पे वापस आना शुरू किया, मैंने बी से ए पे आना शुरू किया तो मेरा डिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हुआ। डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज ही नहीं होगा। डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं भी। मैं ए से पहले बी पे गई है ना, फिर मुझे याद आया कुछ पीछे सामान छूट गया तो मैं से वापस आना शुरू हो गई। तो मान लो मैं सी तक आई, मान लो पहले मैंने 50 मीटर चला, मान लो मैंने 10 मीटर चला, तो अभी मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना कहलाएगा? 50 + 10, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि भाई डिस्टेंस क्या कहता है? एक्चुअल पाथ, गई वो भी काउंट होगा, आई चली तो मैं उतना भी, तो वो भी काउंट होगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 50 + 10 = 60 मीटर। तो इसका क्या मतलब है? चाहे मैं जाऊँ चाहे मैं आऊँ, डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा। हाँ डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है, मान लो मैं चलते हुए मैं चली नहीं, मैं इनिशियल पॉइंट पे ही हूँ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। अभी मैं चल के रुक गई तो डिस्टेंस मान लो 2 मीटर चला, तो अब 2 ही मीटर रहेगा, तो कांस्टेंट हो गया, पर डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा। समझ गई ना मेरी बात? तो अगर मैं चल ही नहीं रही, इनिशियल पॉइंट पे ही खड़ी हूँ, तब तो डिस्टेंस 0 है, लेकिन अगर मैं मोशन में हूँ तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा ही होगा। तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? फिर डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अच्छे से बात समझ आई? अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। जब मैं आगे की तरफ जाती रहूँगी तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है भाई? देखो मान लो पहले मैं यहाँ पे थी, 10 चली, फिर 20 चली, फिर 30 चली, फिर 40 चली, फिर 50 चली, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अब भी स्ट्रेट लाइन ही है क्योंकि मैं तो स्ट्रेट लाइन पे ही जा रही हूँ। मैं सिर्फ जा रही हूँ और मैं तो स्ट्रेट लाइन पे ही जा रही हूँ ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या हो रहा है? लेकिन अब मैंने सोचा कि मेरा सामान कुछ पीछे छूट गया, वापस आना पड़ेगा। अब जब मैं वापस आके सी पॉइंट पे खड़ी हो गई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन। तो पहले मैं कितना गई थी? 50। मैं वापस कितना आई? इससे तो मेरा मतलब ही नहीं रहा ना डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? इनिशियली कहाँ हो, फाइनली कहाँ हो। पाथ थोड़ी डिसाइड करना है कि जाके वापस आए, वो डिसाइड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बस इसको कहता है कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े हो। तो ए पे थी, सी पे पहुँच गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कितना होगा? 50 माइनस 10। तो अब आप लोग मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे? 40 मीटर। तो उसका क्या मतलब है? जब मैं कहीं से दूर जा रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, लेकिन जब मैं रिटर्न आ रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? और अगर मैं मान लो चलते चलते वापस पहुँच गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? समझ गए ना मेरी बात? नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ध्यान से सुनो। जब हम किसी तरफ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है। जब आपने रिटर्न किया तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, और वापस वहीं खड़ी हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? और फिर मैं और आगे बढ़ गई तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। समझे? नहीं समझे? समझाती हूँ। देखो एक बार मेरी बात। चलो, ये 0, ये 10, ऐसे ही तो होता है। 20, 30, 40, इधर कितना होता है? -10, -20, -30। ठीक है? अब देखना, मैं यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40। मैं रिटर्न बैक आ गई यहाँ तक, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20। मैं वापस पहुँच गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अब मैं इधर चली गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नेगेटिव। अब सुनो मेरी बात। हाँ, मैं वही मैं समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। और इज माई इनिशियल पॉइंट। अब मैं इनिशियल पॉइंट के पहले राइट जा रही थी, है ना? मैं पहले इनिशियल पॉइंट के कैसे जा रही थी? राइट। तो वो मेरी राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया। कैसे लिया? पॉजिटिव, है ना? देखना, मैं यहाँ डायरेक्शन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? अभी मैं राइट साइड जा रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव। अब मैंने डायरेक्शन ठीक उल्टी कर दी। डायरेक्शन क्या कर दी? ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे भी काम करता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस में डायरेक्शन देखने की ज़रूरत, कोई भी बात ले लो, पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो जब मैं जा रही थी तो मेरी डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव। लेकिन जैसे मेरी डायरेक्शन ठीक उल्टी हुई तो अब मेरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो देखो, जब आप ऐसे जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? पॉजिटिव। अब तुम उल्टा आ रहे हो तो तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने कहा था, देखो जब मैं इसी को एग्जांपल लूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था? +50। सही कह रही हूँ? जब मैं वापस आई तो मेरी डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, इसीलिए मैं इसे माइनस कर रही हूँ। इसीलिए मैंने -10 किया, तो मैंने उसको कितना बोल दिया? 40 मीटर। अभी ध्यान से सुनो। अब तुम इधर जा रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? और अब तुम आगे बढ़ गए, तो आगे तो तुम उल्टी डायरेक्शन में बढ़े ना, तो अब जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस में होगा? नेगेटिव। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गई? तो आपका डिस्प्लेसमेंट जब एक ही तरफ जाते हो तो क्या होता है? इंक्रीज।
जब आप रिवर्स करने लगते हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाता है, डिक्रीज। जब आप वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। और आप उस पॉइंट से आगे रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है, नेगेटिव। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो उसके बारे में बात करते हैं अभी। ये मेरी बात समझ आई? तो लिखो पहले नेक्स्ट पॉइंट, देखो इफ बॉडी इज इन मोशन, इफ बॉडी डिस्टेंस में, हाँ, इफ बॉडी इज इन मोशन, इफ बॉडी इज इन मोशन देन डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, देन डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर हम मोशन में हैं तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, तो ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अब लिखो डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट may be increasing or decreasing, may be increasing or decreasing। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। और आपको पता है जब मैं सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब मैं सेम रिवर्स पाथ फॉलो करूँगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ बॉडी इज इन मोशन, इफ नेक्स्ट पॉइंट, if body is in motion then distance can never be 0। ठीक है, then distance can never be 0। अब डिस्प्लेसमेंट में लिखो when initial and final points are same, when initial and final point are same then displacement is 0। देखिए बच्चों, ऐसे गई वापस आई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, यहाँ से चली यहाँ वापस आई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? समझ गए ना मेरी बात? कोई दिक्कत है? जहाँ से चलोगे अगर वहीं वापस आ गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है, 0। दोबारा से क्लियर करनी है मेरी बात को, अच्छे से बात समझ आ गया? डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखनी है, इसीलिए देखो जब मैं ए से चली बी तक, फिर मैं रिटर्न आई सी तक, तो मैंने इन्हें बस जोड़ा ही जोड़ा। मैंने कहा 50 करो, जब मैं ऐसे गई थी 50 मीटर, जब मैं वापस आई तो मैं 10 थी, तो डायरेक्शन तो देख रही नहीं थी ना, चाहे जाओ चाहे आओ, इसमें तो जुड़े गई क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, इसमें डायरेक्शन मत देखो, बस कितना चल रहा हो ये देखो, तो एक्चुअल पाथ देखते चलो। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो ये मुद्दे पे काम कर रहा है, जा रहे हो या आ रहे हो। ठीक है, जब जा रहे हो पॉजिटिव, आ रहे हो तो ये डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब एक बोर्ड पे देखते हैं, फिर से वही हर बार एक ही चीज़ को लेके चलेंगे ना तो आप लोग मेरी बात समझेंगे। चलिए देखिए, ए से बी पे गई, बी से सी पर आई, तो डिस्टेंस हम लोगों ने कितना निकाला था, 50 + 10। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? आप लोगों ने डिस्टेंस क्या निकाला, 50 + 10, तो आप लोगों ने बोला 60। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 - 10, तो आप लोगों ने कितना बोला, क्योंकि जा रही थी तो पॉजिटिव, आ रही थी तो नेगेटिव, डायरेक्शन पे काम करना है ना, जाओगे पॉजिटिव, आओगे नेगेटिव। अब ये बताओ, डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा, सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? पक्का? गए ए से बी पे, बी से वापस ए पे आ गए, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 100। 50 गए 50 आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा। क्या बराबर हो सकता है? कब? अगर एक ही डायरेक्शन में जाए, जब ए से बी तक गया था
तब डिस्टेंस भी कितना था 50 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना था। यानी अगर मैं स्ट्रेट पाथ पे चलूं और अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करूं, सिर्फ वही एक कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, इक्वल। सही है। देखो अगर मैं स्ट्रेट जा रही हूँ, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस क्या कहता है, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, और वही डिस्टेंस भी है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या है, सेम। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगी तो तब क्या ये बराबर होंगे, तब ये बराबर नहीं होंगे। तो आप जो डिफरेंस लिख रहे हो उसके नीचे एक नोट बना के लिखो, पहले नोट लिखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल only if body moves in a straight line, without changing its direction। समझ आ गई ना मेरी बात। अगर मैं स्ट्रेट लाइन से चलूँ, डायरेक्शन चेंज ना करूँ, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज इसको छोड़कर बाकी सारी कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, छोटा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। भाई आप कह रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट छोटा पाथ है, आप डेफिनेशन लिख रहे हो, तो जब वो छोटा पाथ है तो डिस्टेंस से बड़ा कैसे हो सकता है, वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, वो डिस्टेंस के छोटा हो सकता है, और बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कह रहे हो आप लोग। समझ गए। तो लिखो अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। समझ आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं फिर रिकॉर्डिंग भेज दूँ, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना ना। हाँ जी, आ गई मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया? तो ये बात हमेशा याद रखेंगे क्या, कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है, बराबर हो सकता है, पर ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। समझ आ गई मेरी बात? इनमें से कौन नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है अगर हम मोशन में हैं तो? नहीं। अगर हम मोशन में तो डिस्टेंस कभी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब आप वापस उसी पाथ पर वापस आ जाओ। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कुछ क्वेश्चंस करें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के। अच्छा, मैंने स्केलर और वेक्टर का पॉइंट समझा दिया ना? समझा दिया। चलिए ओके। एक स्क्वायर है ABCD। ओके, पहले आप लोग ऐसे जा रहे हो है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड आप लोग 10 मीटर एज्यूम कर लो। आप लोगों को मुझे निकाल के देना है डिस्टेंस, फिर आप लोगों को मुझे निकाल के देना है डिस्प्लेसमेंट का। पहले जब आप लोग A से B की तरफ जा रहे हो, फिर आप ABC तक पहुँचे, फिर आप लोग ABCD तक पहुँचे, और फिर उसके बाद आप लोग वापस जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। ठीक है, चलिए A से B के लिए डिस्टेंस कितना है, 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है A से B के लिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सही है 10 ही तो होगा। चलो A से B पर गई, फिर B से C पर गई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, 10 + 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया 20। सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। कहाँ से चले थे A, फाइनली कहाँ पे पहुँच गए, तो इन स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगी, तो ये हुआ ना मेरा डिस्प्लेसमेंट। और इसे मैं किससे निकालूंगी, इसे मैं निकालूंगी पाइथागोरस से। नहीं होगा। चलिए दोबारा से नोट करते हैं। ओके, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। बच्चों बात अच्छे से समझ आ रही है? जहाँ पे ना समझ आए ना मुझे बता देना,
ए बी सी डी, है ना। चलो अभी मैं लिखती हूँ। पहले हम ए से बी पर गए, फिर आप लोग सी पे गए, फिर इसके बाद डी पर, और फिर हम लोग वापस से ए पर पहुँच गए, है ना। यहाँ पर हम लोग अपना डिस्टेंस लिख रहे थे और फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। चलिए करें। ए से बी पे मैं जा रही हूँ, किस पे जा रही हूँ, ए से बी पे। तो हम कितना चले, 10, और डिस्प्लेसमेंट भी। फिर हम लोग बी, ए से बी, बी से सी, तो कितना हो गया, 20। और अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, जहाँ थे, जहाँ पहुँच गए, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन से मिलता है। तो अभी मुझे ये किससे निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट और रॉन्ग। पाइथागोरस थ्योरम आती है ना। ए सी क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का। पता है ना ये हाइपोटेनियस क्यों है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, हाइपोट। तो ए बी मेरे पास कितना है, 10, ये भी 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। तो मेरे पास ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 200, स्क्वायर हटाऊंगी अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 10√2, सही है। तो मेरे पास जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। चलिए अब मैं ए से बी पे गई, बी से सी पर, फिर सी से कहाँ पर पहुँच गई, डी। तो एक्चुअल पाथ कितना चला, 10 + 10 + 10, तो एक्चुअली डिस्टेंस कितना हो गया, 30। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो साइड आ गया, और स्क्वायर की साइड कितनी है, 10। फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस से, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 40। और डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चले, चल के वहीं पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब करते हैं सर्कल पे, ठीक है, ओके। सर्कल, चलिए एज्यूम कर लो कि कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर है, और मान लेते हैं इसका रेडियस भी 10 है, ठीक है। लेट दी रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 मीटर। इनिशियली पॉइंट ए, मैं ए से चल के पहले बी पर गई, फिर बी से सी पर, फिर सी से डी पर, एंड फाइनली हम लोग ए पर पहुंच गए, सही है। चलिए बोर्ड पे देखते हैं, पहले ए से बी, देन ए बी सी, उसके बाद ए बी सी डी, एंड फाइनली ए बी सी डी ए। पहले मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस, ओके। पहले मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस, और उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए शुरू करें, बताओ जी। जब मैं ए से बी पे जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, ए से बी पे, तो बताओ ए से बी पे जाने पे डिस्टेंस कितना, कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस पे। कहाँ पे चल रहे हैं, और ये सर्कमफ्रेंस का कौन सा पार्ट है, 1/4, सही कह रही हूँ ना। ये कौन सा पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, 1/4। ये कितना हो जाएगा, हाफ। ये कितना हो जाएगा, 3/4, है ना। और ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट, सही है ना। तो सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr/4। तो ये कितना आ जाएगा, पाई, आर की वैल्यू 10/2, तो ये कितना आ जाएगा, 5π। दोबारा समझाऊँ क्या, क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है। अब इसे कैसे निकाला जाए, देखो ये सेंटर है, ये क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या होगी, तो ये कितना है, 10, ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो क्या लगा दूँ, पाइथागोरस थ्योरम, 10√2। रिपीट करूँ, सर समझ आ रहा है पक्का। तो वैल्यू मेरे पास कितनी मिल जाएगी, 10√2, ठीक है। अब ए से बी फिर सी तक पहुंच गए, तो यहाँ तक चलने में मैंने कितना सर्कमफ्रेंस ट्रेवल कर दिया, आधा। तो क्या करूँगी, 2πr का इस बार क्या करना पड़ेगा, हाफ।
तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 10, तो इट्स 10 पाई। समझ गए मेरी बात? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मीट कर दूंगी, तो कितना आ गया डायमीटर 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 20। सही है। अब मैं कहाँ पर पहुँची हूँ, डी पर पहुँच गई, तो मैंने कितना पार्ट ट्रेवल किया 3/4, है ना। तो सरकमफ्रेंस मेरा कितना है 2 पाई आर इंटू 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा 2, आर की वैल्यू 10, 30 पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 15 पाई। सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ जो स्ट्रेट लाइन से मिलता है, और इसको भी मैं किससे, पाइथागोरस से, तो ये और ये इक्वल है, तो इसको भी कितना लिख दिया जाएगा 10√2। फाइनली डी ए पर ही पहुँच गए, तो क्या हो जाएगा कंप्लीट सरकमफ्रेंस, तो ये कितना आ जाएगा 20 पाई, और ये कितना हो जाएगा 0, जहाँ से चली वहीं पर वापस आ। समझ आ गई मेरी बात? दोबारा से रिपीट करूँ क्या, अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए, तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आप लोगों को समझाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। बस याद रखना है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अब जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव पर्पज से कर रहे हैं, ओके। तो जो बच्चे अकेडमी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अभी तक सफिशिएंट है, एंड जो कंपटीशन के लिए देख रहे हैं अब हम उनके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, नीट के लिए भी, नीट में बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से फाइंड करना, एंड सिमिलरली जेईई में। अभी आप लोगों को क्या करना है, मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल के देना है। ये मेरा स्ट्रेट पाथ है, फिर उसने सेमी सर्कल फॉलो किया है, ठीक है। कैसा पाथ फॉलो किया है, सेमी सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस भी आप लोग आर ही मान लो, ए से बी, बी से सी एंड देन डी, ओके। मैं क्या पूछ रही हूँ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तुम लोग मुझे बताओगे पहले डिस्टेंस क्या होगा, तुम लोग बताओ पहले मुझे डिस्टेंस क्या है। पहले ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना है आर, फिर वो सरकमफ्रेंस पे जा रहा है ना, सरकमफ्रेंस किसका, सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो सेमी का कितना हो जाएगा पाई आर। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सही। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, और इसे कैसे मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन से। अब कैसे निकाला जाए, ऐसे ना, ये क्या है आर, और ये कितना है, गलत, 2r। भाई ये तो सेमी सर्कल की रेडियस थी ना r, तो ये तो डायमीटर बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 2r, तो इसे किससे निकाला जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। सही कह रही हूँ? तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या, AD = √r² प्लस 2r का स्क्वायर। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? 4r² प्लस r², 5r² √5r। डायरेक्ट लिख दूँ, पक्का? तो कितना लिखेंगे, √5r। ये भी तो कैपिटल आर ही था, ऊपर से कैपिटल आर कॉमन ले लिया जाए, 1 प्लस पाई, नीचे √5r, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस पाई अपॉन √5, दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 प्लस पाई रेशियो √5। आ गई बात समझ में? रिपीट करना है, नोट कर लो। क्या बेटा? हाँ, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 3.14, ऊपर आ जाएगा 4.14, नीचे अपॉन में √5। समझ आ गया? चलो नोट कर लो। चलिए बच्चों देखो, एक और तरीका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। मान लो एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ये सर्कुलर पाथ है, ओके।
मान लो मेरा पार्टिकल ए से बी पे पहुंच गया, ठीक है। अब मैं ए से बी तक जाने के लिए डिस्टेंस पूछ रही हूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस निकालने का एक और फॉर्मूला है। करें डिस्कस? देखो, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से। शायद अभी एक पॉइंट के लिए तुम्हें ये हार्ड लगे, क्योंकि अभी तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझी। पर जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री समझ जाओगे ना, तो जो पॉइंट मैं अभी क्लियर कर रही हूँ वो तुम्हें ज़्यादा ईजी लगेगा। तो इसे अभी लिख लो। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो आपको ये मेथड तब ज़्यादा बेटरली समझ आएगा और ईजी लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुकी होंगी तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, मेरे को जब डिस्टेंस निकालना होता है ना, तो हमारे पास है ना ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है। अगर ये मेरे पास एक सर्कल है और ये मेरा एक आर्क है, क्या है? आर्क। इस आर्क की लेंथ मैंने एल मान ली। कितनी मान ली? एल। ये आर्क सेंटर पे मान लो थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? बस ये थीटा डिग्री में नहीं होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। समझे? ये थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। मान लो कि इसकी रेडियस आर है, तो ये फॉर्मूला कहता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है? थीटा एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बट याद रखेंगे ये एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। किस में होना चाहिए? तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब समझो, जब तुम लोग ए से बी पे गए थे तो आपने ऐसे ही तो 1/4 पार्ट चला ना। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? पर डिग्री नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रेडियन। अगर मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है π/180 से। समझ गए? अगर आपको डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? π/180। अभी थोड़ा सा न्यू चीज़ लग रही होगी, पर आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें टिप्स पे याद होगी, तब तुम कहोगे मैम ये मेथड ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसे भी नोट करेंगे। ये समझ आई मेरी बात? ये एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो अभी मुझे पता चल गई 90 डिग्री है, डिग्री को मैं रेडियन में बदलूंगी। कितना आ जाएगा? π/2। सही है, तो मेरा एंगल कितना आ गया? π/2। तो अभी मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस को मैं कितना मान लूँ? एल। कितना मान लूँ? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, क्या? आर्क लेंथ किसके बराबर है? एंगल इंटू रेडियस। एंगल मेरे पास कितना निकला? π/2। और रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी? आर। आ गया मेरा डिस्टेंस। समझ आ गई मेरी बात? दोबारा से रिपीट करूँ क्या? क्लियर हो गया? नोट करो इसे। डन बच्चों? चलो, अब किसकी बात करनी है? डिस्प्लेसमेंट की। याद रखेंगे डिस्टेंस कैसे निकाला मैंने? आर्क लेंथ कैसे निकाली? एंगल इंटू रेडियस। अब किसकी बात करनी है मुझे? डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट बोर्ड पे देखो, मैंने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? याद है ना मेरी बात? चलो, मान लो मैं पहले ए पे थी, मैं कहाँ पे थी? मान लो मैं फिर बी पे पहुँच गई। सही है, पहले मैं कहाँ पे थी? ए पे। फिर मैं कहाँ पहुँच गई? बी पे। तो मुझे अपना पोजीशन दिखाना है। क्या दिखाना है? पोजीशन हम हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में दिखाते हैं? तो यहाँ पे ओरिजिन है, तो मेरा पहले मैं ए पे थी, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैं पहले कहाँ पे खड़ी थी? ए पे। फिर मैं कहाँ पहुँच गई? बी पे। तो मुझे मेरी इनिशियल पोजीशन दिखानी है, मैं इनिशियली कहाँ पे थी। तो पोजीशन दिखाने के लिए ओरिजिन से एक एरो ड्रॉ करते हैं और इसे आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हो? ये पोजीशन वेक्टर किसका है? इनिशियल का ना। तो मैं इसे RI लिख देती हूँ। क्या लिख देती हूँ? RI वेक्टर। समझे? वेक्टर दिखाने के लिए ऊपर एरो बना देंगे। अब मैं फाइनली कहाँ पे खड़ी हूँ? बी पे। तो मैं बी की पोजीशन दिखाने के लिए क्या करूँगी? ऐसे मिला दूँगी और इसको मैं क्या कहूँगी? मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर। समझ गए? इनिशियल क्या है? RI। फाइनल क्या है? RF। समझ गए मेरी बात? पर मैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ ना। किसकी बात कर रही हूँ? तो मैं कहाँ से चली? ए से। कहाँ पर पहुँची? बी पे।
तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि मैं ए से चली और कहाँ पे पहुँची, बी पे। ए से चली कहाँ पे पहुँची, पहले मैं ए पोजीशन पे थी, फिर मैं बी पोजीशन पे पहुँच गई। तो ए से बी तक जाते हुए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो मैं दिखाऊंगी पोजीशन वेक्टर से। किससे दिखाऊंगी, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आ रही है मेरी बात समझ में, समझ गई मेरी बात, कोई दिक्कत है क्या? इसको तुम लोग वेक्टर में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझोगे। अभी मैंने वेक्टर पढ़ाया नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो मैं समझा रही हूँ। तो मैं अपनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे दिखाऊंगी, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। और अगर सर्कल की केस की बात करती हूँ, सर्कल की केस की बात देखो ज़रा, ये मेरा ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी वेक्टर। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ भाई, इनिशियल वेक्टर मेरा क्या है, ओ ए वेक्टर। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, फाइनल क्या है, ओ बी। सही है गलत है? तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है ए बी है वो किसके बराबर होगा, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। समझ गए? और वेक्टर में हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे सिर्फ जेई में। जो मैं अभी फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ ना, वो फॉर्मूला आपका सिर्फ जेई में है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाई 2। कितना फॉर्मूला है, 2r sin थीटा बाई 2। r क्या है, रेडियस। ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे जब ये और ये इक्वल है। समझ गए ना मेरी बात? जब मेरा ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। इस फॉर्मूले को मैं तभी लगा सकती हूँ। तो अभी हाँ हाँ हाँ, वेक्टर का सिंबल में ऊपर एरो लगा देते हैं, कि नोट किससे भी कर लो। दोबारा से बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ, एरो लगाना ज़रूरी है, वही दिखा रही वेक्टर है। चलो अब बताओ, ए से बी तक जाने का एंगल कितना था, 90। तो ये कितना आ जाएगा, 2r साइन 90/2 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा, √2r। समझ गए मेरी बात? तो इसे नोट करो, फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या बताया। नोट करो, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। चलिए देखते हैं मैंने तुम लोगों को क्या समझाया। मैंने तुम लोगों को ये बात समझाई कि अगर मान लो पार्टिकल ए से बी पर गया और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है? तो सीधा काम है, इनके बीच का एंगल देख लो। क्या देख लो, एंगल। क्योंकि एंगल का फॉर्मूला कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है, एल, वही तो डिस्टेंस होगा। आर्क की क्या होगा, आर्क लेंथ ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला थीटा इंटू आर। बस थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ये कितने डिग्री का था, 90। तो 90 को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180। तो ये कितना आ गया, पाई/2 इंटू आर। आ गया डिस्टेंस। ये क्या है मेरा डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के लिए। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाँ बेटा, हाँ, ए से बी तक जाने के लिए डिस्टेंस है ये, है ना। डिस्टेंस को मैंने यहाँ से एल से दिखा दिया, कोई दिक्कत? अब ए से बी तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो तुमने अभी तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे सीखा था पाइथागोरस थ्योरम से। और शॉर्ट ट्रिक क्या कह रही है, अगर मुझे ए से बी तक के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, कितना, 2r साइन थीटा बाई 2। 2r साइन थीटा की वैल्यू 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। तो हमने कितना निकाल दिया, 2r 1/√2। तो ये कितना आ गया, √2r। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अगर मैं सी तक की, हाँ बेटा, नहीं ये तो एंगल का है ना 2, ये एंगल का है, इसको मल्टीप्लाई कर कैसे कट जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं बोल रही हूँ सी तक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, मैं क्या निकाल रही हूँ, डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक के लिए डिस्टेंस निकाल रही हूँ, जब पार्टिकल ए बी सी ट्रेवल कर रहा है। तो अभी देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला एंगल इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, है ना।
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा थीटा इंटू आर। अभी थीटा कितने डिग्री का है 180, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन के लिए 180 इंटू रेडियन में बदलना पड़ेगा ना पहले, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर। समझ गए मेरी बात। अच्छा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r साइन 180 अपॉन 2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2r। आगे क्या 180 से एक्सीड 270, वो वैल्यू अभी मेरे को सिखानी है, तब मैं सिखा दूँगी। समझ आ गया, कोई दिक्कत है, इसे नोट कर लेना ज़रा। ये पता है तुम लोग सोचोगे कि मैम इससे पहले वाला मेथड ज़्यादा इजी था, कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ये सब कर लो, पर वो सर्कल के लिए तो इजी है। अगर मैं तुम लोगों को हेक्सागन शेप दे दूंगी तब तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, सही कह रही हूँ ना। मैंने कहा ए से बी तक जाने में मुझे डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, आसानी से निकाल लोगे। फिर इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस तो निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तब आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते। समझ आ गई मेरी बात, चलिए नोट कर लो। चलो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्हील है, ओके, एक व्हील है जिसका रेडियस आर मान लो, ओके, और मान लो यहाँ पर एक पी पॉइंट है, ठीक है। अब इस व्हील ने एक चक्कर घुमाया, ये व्हील है आगे जाने के लिए फ्री है, इसने 1 राउंड कंप्लीट किया, तो जब इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया तो पी ने कितना डिस्टेंस लिया और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 2πr। पक्का गलत, ध्यान से सुनो, मैंने कहा ना ये व्हील है घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, तो जब ये अपना एक चक्कर घूमेगा तो ये आगे आ जाएगा क्या। अब जब ये घूम के आगे आएगा, जब एक चक्कर लेगा तो पी जहाँ से चला था पी वहीं पर पहुँच जाएगा, सही है, कोई दिक्कत। डिस्टेंस कितना चला होगा, डिस्टेंस तो 2πr ही चला होगा, सही है। आपका जो डिस्टेंस है उसने डिस्टेंस कितना चला, क्यों चला, जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही तो आगे बढ़ेगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, ये समझते हैं यहाँ पे है ना, ये देखो, ये यहाँ से चलना शुरू किया, अब एक चक्कर पूरा लगा रहा है, ये गोल गोल घूमा, गोल गोल घूमा, आगे चल के यहाँ आ गया, तो ये जितना गोल घूमा उतना ही तो आगे बढ़ा, तो कितना गोल घूमेगा जितना इसका क्या होगा सरकमफ्रेंस। समझे ना मेरी बात, भाई ये बॉल यहाँ थी, इस बॉल को ऐसे गोल घुमा के आगे बढ़ा दिया, तो ये एक राउंड में कितना आगे बढ़ेगा जितना इसका कितना होगा सरकमफ्रेंस। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, तो ये पॉइंट ऐसे गोल घूम के यहाँ तक आगे बढ़ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 0 नहीं हुआ। आ रही है मेरी बात समझ में, आगे दिखता है। अब अगर मैं कहूँ आधे चक्कर में, आधे चक्कर में, आधे चक्कर में ये गोल घूमेगा, ऊपर पहुँच जाएगा, क्या बात है, कहाँ पहुँच जाएगा, तो आधे चक्कर में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा सरकमफ्रेंस का आधा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, आधा चक्कर मतलब आधा सरकमफ्रेंस चला होगा। तो एक मिनट पहले डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट बता दो जी, बिल्कुल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन। तो अब देखते हैं, अभी आप लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा आधा, हमने तो पूरा लिख दिया, कितना होगा πr। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, आधा ही तो चलेगा ना आधे चक्कर में, पूरा थोड़ी चलेगा। और ये कितना होगा 2r है ना भाई, मैंने कहा ना इसका रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r।
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इट्स बिकम पाई आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर को मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ। हाँ बेटा, ओके राइट। अब ठीक है, समझ आ गया, रिपीट करूँ, अच्छे से क्लियर हो गया। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, नोट कर लेना। चलिए बच्चे, आज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।